नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, दिवाली छठ पर धन धना धन। आपको बताऊंगा कि छठ न सिर्फ हिंदुस्तान में मनी है, बल्कि छठ कैसे अमेरिका में मनाई गई, कैसे ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई छठ, कैसे इंडोनेशिया और आयरलैंड में मनाया गया छठ का पर्व। न सिर्फ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छठ मनाया गया, वहां भी घाटों पर बहुत भीड़ थी। साथ ही 50,000 करोड़ रुपया छठ पर खरीदारी हुई है। इतने पैसों की कैसे दिवाली पर 6 लाख करोड़ और छठ पर 50,000 करोड़, इतना पैसा कहां से आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इस पर भी आपको बात करेंगे। कैसे रिलीजियस टूरिज्म और फेस्टिवल के जरिए खरीदारी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। अगली बड़ी खबर बताएंगे हम आपको, योगी पर गंदे बोल और हो गया खेल। यूपी में कैसे एक लड़की ने योगी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, योगी आदित्यनाथ को गालियां दी, अपशब्द कहे। उसके बाद उस लड़की की लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। साथ ही आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कैसे बड़ी चूक हो गई। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। आपको लिए चलूंगा भारत पाकिस्तान सीमा पर, बॉर्डर पर पाकिस्तान ने हिमाकत की, गोली चलाने की। उसके बाद बड़ा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ फौरन फ्लाइट पकड़ के सऊदी अरब लैंड हो गए हैं, क्या है मकसद, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे क्लाउड सीडिंग का दूसरा राउंड। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराई गई, जिसे कृत्रिम बारिश भी कहते हैं। कैसे प्लेन हवा में उड़ा, उस प्लेन ने आखिर क्या बौछार किया आकाश में, लेकिन बारिश नहीं हुई। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है, ये क्लाउड सीडिंग क्या है और कैसे क्यों की जाती है, आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर आखिर में लिए चलूंगा बिहार। आपको बताऊंगा बिहार के रण में तेजस्वी प्रण क्या है। आज तेजस्वी का घोषणा पत्र सामने आ गया कि चुनाव के बाद क्या क्या देंगे अगर सरकार बनती है। कौन से वो 20 वादे हैं जो तेजस्वी ने किए हैं, ये आपको बताऊंगा, और क्यों प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी आपस में भिड़ गए। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। तूफान मोंथा आंध्र तट से टकराना शुरू हो गया है। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 राज्यों से 50,000 लोग हटाए गए हैं। 120 ट्रेन और 52 फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल हुआ। कानपुर से आए स्पेशल विमान के जरिए बादलों पर केमिकल छिड़का गया। कई इलाकों में बारिश की संभावना। जयपुर में हाई टेंशन लाइन से बस में भीषण आग लग गई है। हादसे में 2 की मौत हुई है, 10 से ज्यादा झुलसे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बस आग लगने से हुई राख। पंजाब के जालंधर में टायर फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, 25 फीट तक उठी लपटें। आग बुझाने में फायर कर्मचारी झुलसा। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का हल्ला बोल, कर्मचारी कर्ज माफी की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। नागपुर वर्धा रोड पर भीषण जाम। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा, 200 यूनिट फ्री बिजली और 5 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। 8वें वेतन आयोग ने के गठन को मंजूरी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग। 18,000 वाली सैलरी 51,000 होने का अनुमान। बरेली उपद्रव में आरोपी मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ गई है। अब 11 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 1 महीने से फतेहगढ़ जेल में बंद है मौलाना तौकीर। उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ पूजा का हुआ समापन। बिहार के तमाम घाटों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस तक भी धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। जापान यात्रा के दौरान ट्रंप अमेरिकी विमान वाहक पोत पर पहुंचे। नौसैनिकों को जोशीला भाषण देने के बाद डांस किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है दिवाली छठ पर धन धना धन। यह धन कहां से आ रहा है उससे पहले देखिए, सुबह सूर्य को अर्घ दिया गया। वाराणसी के घाट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, काशी की तस्वीर।
घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नमो घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं। कदम रखने की जगह नहीं थी छठ के मौके पर। किस तरह की रौनक आपको दिख रही है। सुबह का वक्त है, उगते सूर्य को अर्घ दिया गया जब। अब आपको लिए चलता हूं बिहार। ये बिहार के घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुबह सुबह पहुंची छठ व्रतियां। ये तस्वीर देखिए। और सुबह सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी घाट पर पहुंची, यमुना घाट पर। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं परिवार के साथ सुबह उगते सूर्य को अर्घ देते हुए। ये केशव प्रसाद मौर्य को आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। लेकिन छठ इंटरनेशनल हो गया है। अब आपको लिए चलता हूं अमेरिका। अमेरिका में भी छठ की छटा दिखाई दी। ये धूम आप देख रहे हैं। अमेरिका में देखिए जरा भीड़ छठ पर्व पर। सुबह सुबह न्यूयॉर्क की तस्वीर आप देख रहे हैं। करोड़ लोगों ने देश में ही छठ मनाया है। और जो लोग यूपी के, बिहार के, या जो छठ मनाने वाले लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में, वो छठ मनाने निकले सुबह अर्घ देने के लिए। अमेरिका के बाद आपको लिए चलता हूं ऑस्ट्रेलिया। सिडनी की तस्वीर देखिए जरा। आपको यकीन करना मुश्किल होगा ये सिडनी है या फिर यूपी बिहार। ऑस्ट्रेलिया में जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं उन्होंने छठ मनाया। और देखिए विदेश में भी किस तरह प्रसाद की तैयारी हो रही है। ठेकुआ बन रहा है घरों में, ठीक उसी तरह से जैसे हिंदुस्तान में बन रहा हो। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये आयरलैंड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। छठ बरदिया से जाके झूके सन बेटवा से उनके लागी हमरे। अब देखिए मैं आपको मेलबर्न लिए चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीर देखिए जरा, किस तरह लोगों ने छठ मनाया। तस्वीरें देखकर लग रहा है जैसे यूपी और बिहार की तस्वीरें हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं जिस वक्त लोग निकले सुबह सुबह ढोल बजाते हुए, लोक नृत्य हो रहे थे। अब आपको मॉरिशस लिए चलता हूं। मॉरिशस की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां भी देखिए जरा अर्घ देने के लिए सुबह जब लोग निकले। अब आपको लिए चलता हूं नेपाल। नेपाल में देखिए छठ की छटा, घाट चारों तरफ से देख रहे हैं आप भरे हुए। और अब आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश से। खूबसूरत तस्वीर सामने आई जब मोहन यादव मौजूद थे तो वहां कुछ महिला समर्थक आ गई।
सखिया आहे लाल लाल चंदन श्री राम जी की जो शादी है इसमें मेरा नाम है चार दुल्हा में सरजी का माल चारों दुल्हा में सरजी का माल सखिया। हिंदुस्तान का छठ महापर्व अब इंटरनेशनल हो गया है। 7 समंदर पार भी छठ और ठेकुआ की धूम मची है। विदेशी धरती पर भारतीय अंदाज में सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में इंटरनेशनल छठ मनाई जा रही है, लेकिन इस बार की छठ ने भारत में कारोबार के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समझिए, छठ पर्व से दुनिया में भारतीय संस्कृति और बाजार में कमाई का सूर्योदय हुआ है। अब देखिए जरा दुनिया में छठ कहां कहां मनाई गई, फिर मैं आपको बताऊंगा। 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ की खरीदारी हुई छठ पर। दुनिया के देशों में ग्लोब आ गया। भारत के अलावा छठ कहां कहां मनाया गया? अमेरिका में, अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, फ्रांस में, कनाडा में, कनाडा के साथ इंग्लैंड में भी छठ पर्व मनाया गया। आयरलैंड में जो भारतीय रहते हैं, स्कॉटलैंड में, फिनलैंड में, थाईलैंड में, कनाडा में, ये वो देश हैं। मॉरिशस में, तस्वीर मैंने मॉरिशस की आपको दिखाई, इंडोनेशिया में छठ मनाया गया। ओमान में भी छठ देखने को मिला। बहरीन में लोगों ने छठ मनाया, फिजी में छठ मनाया और सूरी नाम में छठ मनाया। त्रिनिदाद और टोबैगो में भी मनाया। अब बड़ी चीज बताने की यह है कि कैसे इन त्योहारों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को भी तेजी और रफ्तार मिल रही है। पूरे देश में 50,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है छठ पर। यह दावा व्यापारियों के बड़े संगठन कैट की एक स्टडी में किया गया है। कैट के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ लोगों ने छठ मनाई। खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और दिल्ली में छठ मनाई गई। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है, इन राज्यों में ज्यादा श्रद्धालुओं के चलते ज्यादा मांग और आपूर्ति हुई। कैट के मुताबिक छठ पर करीब 50,000 करोड़ की खरीद और बिक्री हुई। अकेले बिहार में छठ पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली में छठ पर यह कारोबार 8,000 करोड़ का हुआ। झारखंड में भी 5,000 करोड़ का व्यापार हुआ और देश के कई राज्यों में पूर्वांचली और बिहारी प्रवासी रहते हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली है, इसलिए 1300 छठ घाट बनाए गए। छठ पर पूजा, प्रसाद सामग्री, सुरक्षा और सफाई सेवाओं पर बड़ा खर्चा हुआ। त्योहार पर करोड़ों रुपए की खरीदारी में बाजारों में मांग बढ़ गई। छठ पर स्थानीय उत्पादों और कारीगरों की भी डिमांड बढ़ गई। केला, गन्ना, नारियल, दिए, मिट्टी के बर्तन, टोकरी सबसे ज्यादा बिके हैं। अस्थायी दुकानदार, नाविक, सफाई और सुरक्षा कर्मी जैसे हजारों को रोजगार भी मिला है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं छठ पर्व में शामिल हुए सियासतदान। बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए, छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। बहुत कुशल मंगल से हमारा आस्था का पर्व बीता है और सबने छठी मैया का दर्शन पाया और आशीर्वाद सबको मिला। और हमारे बिहार के लिए ये आस्था सच में एक आस्था है, ये त्योहार नहीं बल्कि आस्था है हमारी। पूरी का छठ घाट है, इसके लिए 5 करोड़ 17 लाख रुपया की स्वीकृति हुई है, दिलाए हैं और एक अच्छा छठ घाट यहाँ पर बन के तैयार होगा। और हमको लगता है अगले साल का छठ आते आते ये बन के तैयार भी हो जाएगा। अब सोचिए जरा एक बड़ी बात यह कि छठ पर 50,000 करोड़ की खरीदारी। इससे कुछ रोज पहले जब दिवाली आई तो दिवाली और धनतेरस पर भी बम्पर खरीदारी हुई, छप्पड़ फाड़ खरीदारी। दुकानें भरी हुई थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भरे हुए थे, खचाखच लोग खरीदारी को निकले थे और इस खरीदारी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दीपावली पर इतनी खरीदारी हुई। यह सब आखिर कैसे हुआ? दिवाली से शुरुआत हुई। टैक्स कटौती के बाद दिवाली पर छप्पर फाड़ कारोबार हुआ। दीपावली के दौरान सोचिए 6 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, 6 लाख करोड़।
लोगों ने 5,40,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। 65,000 करोड़ का कारोबार सर्विस सेक्टर में हुआ। कैट के मुताबिक यह कुल आंकड़ा 6 लाख करोड़ के पार है और जो पाकिस्तान के पूरे एक साल के बजट से भी ज्यादा है। यह पैसा दुनिया के 86 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। दिवाली पर भारतीयों ने हर सेकंड, सोचिए, हर सेकंड भारतीयों ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। यह भारत के व्यापारिक इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। पिछले साल दिवाली पर करीब 4,25,000 करोड़ का व्यापार हुआ, लेकिन इस साल रिकॉर्ड 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी जीएसटी दरें घटने का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। कम टैक्स से सामान सस्ता हुआ और उससे मांग और ज्यादा बढ़ गई है। बाजार ने भी जीएसटी कटौती को उत्सव बनाकर उपभोक्ताओं को राहत दी। इस साल लोगों ने चीनी नहीं, स्वदेशी चीजों को प्राथमिकता दी है। मेड इन चाइना माल कम बिका है। देश के 100 में से 87 लोगों ने भारत में बने सामान खरीदे। किराना सामान हो, सोना चांदी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बंपर खरीदारी हुई है। कपड़े, पूजा सामग्री, मिठाई, फर्नीचर में भी स्थानीय कारोबार खूब हुआ। क्रेडिट कार्ड से भी सोचिए, लोगों ने फेस्टिव सीजन में बंपर खरीदारी की है। 42% क्रेडिट कार्ड वालों ने 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग की है। अब सुनिए जरा खुद कैट क्या कुछ कह रहा है, कारोबारी संगठन का क्या कहना है। दिवाली के फेस्टिवल व्यापार में एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए का कुल व्यापार हुआ। वहीं सर्विस सेक्टर ने भी लगभग 65,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर है जीएसटी में जो रियायतें हुई उसके लिए और स्वदेशी अपनाने के लिए। प्रधानमंत्री के कथन पर देश ने भरोसा किया और यही कारण था कि बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी है। तो सोचिए, भारत एक धार्मिक मुल्क है, लोगों का आस्था से बहुत जुड़ाव रहता है और कैसे आस्था को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर रफ्तार दी गई, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। अयोध्या में लाखों लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, इसने अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी। काशी में लाखों लोग पहुंच रहे हैं, इससे तेजी आई इकोनॉमी में। और महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आपने देखी तस्वीरें और कितनी कमाई और खरीदारी हुई। तो दिल्ली, आगरा और जयपुर में करोड़ों पर्यटक आते हैं, आपने देखा। लेकिन अब एक सनातनी अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है जो अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज से बन रही है। महाकाल कॉरिडोर और केदारनाथ कॉरिडोर भी इसमें शामिल है। सोचिए, जिससे धर्म और संस्कृति के साथ कारोबार भी बढ़ रहा है। सबसे पहले अयोध्या का जिक्र करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में श्रद्धालु भी तेजी से बढ़े। अयोध्या में 2019 में पर्यटकों की संख्या थी 3.5 लाख। 2022 और 23 में बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा हो गई। इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार में तेजी आई। वाराणसी की बात करिए, काशी की, जिस बनारस में 2017 में 60 लाख पर्यटक आए थे, उसी बनारस में साल 2023 में 8 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। 2024 में तो श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही काशी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक वाली नगरी भी बन गई है। महाकुंभ की बात कीजिए, प्रयागराज में हर साल औसतन 4 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचते हैं, लेकिन इस साल महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जिससे महाकुंभ में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। यह भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया। जबकि योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च किया। यह बताता है कि कैसे पीएम मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, उन्हें इल्म है कि कैसे रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन, त्योहार, इन सब को हम अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं और रोजगार से जोड़ सकते हैं। एक और खबर है, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। योगी पर गंदे बोल और हो गई पिटाई। देखिए, योगी आदित्यनाथ वैसे आज लखनऊ में थे। लखनऊ में गुरुद्वारे पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जोड़ा साहिब के दर्शन किए उन्होंने। शहीद हुए
अब देखिए योगी आदित्यनाथ लखनऊ में थे, एक वीडियो वायरल एक लड़की का, जो लड़की योगी पर खराब भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, मैं रहती हूँ कि योगी को तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारी गली का समझ लो, तुम समझ लो समझदार। सीएम हो चाहे कोई भी हो, जब हक की बात करेगा तो उसके साथ है, जब ना हक की बात करेगा तो उसकी एक करने का भी दम है। भाई खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। हिंदू कोई धर्म था न रहे वो, इसलिए हम उसे कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, मैं रहती हूँ कि योगी को तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारी गली का समझ लो, तुम समझ लो समझदार। सीएम हो चाहे कोई भी हो, जब हक की बात करेगा तो उसके साथ है, जब ना हक की बात करेगा तो उसकी योगी पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद देखिए हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया, हिंदू रक्षा दल ने प्रदर्शन किया। गाय माता के सम्मान का संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में 392/25 अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप कल रात में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध स्वरूप उसके आवास पे जाके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज इत्यादि की जो है किया गया। अभियुक्ता नाबालिग है, नोटिस निर्गत की गई है, उनके पेरेंट्स को नोटिस दिया गया है और बाद वाले वीडियो में एचआरडी के कार्यकर्ता हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो योगी पर हमला करने वाली लड़की नाबालिग है, पुलिस एक्शन ले रही है उसके ऊपर। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले हापुड़ में थे, उनकी सुरक्षा में चूक की खबर है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जब हापुड़ पहुंचे, वहां हापुड़ पहुंचने के बाद योगी ने निरीक्षण किया, कार्तिक पूर्णिमा मेला का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दावा यह है कि योगी जिस वक्त घाट पर पहुंचे, योगी वहां पहुंचने के बाद पूजा की है, उस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई, कोई अचानक वहां पहुंच गया ऐसा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सपरिवाराय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अब देखिए हुआ क्या, योगी उस वक्त घाट पर मौजूद थे। सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। एक कार्यक्रम में कुछ संदिग्ध योगी के पास तक पहुंच गए। सीएम है, मुख्यमंत्री के पास कोई भी नहीं जा सकता है, बाकायदा परमिशन हो वही उनके नजदीक तक जा सकता है या वो खुद चाहे जिसके नजदीक तक जाना। 2 दिन पहले योगी कार्तिक मेले की तैयारी देखने हापुड़ पहुंचे थे। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में योगी ने गंगा घाट पर पूजा की। जब योगी पूजा कर रहे थे तभी कुछ लोगों ने सुरक्षा को चकमा दिया और खुद को पत्रकार बताया और कहा लाइव कवरेज में लगे। सुरक्षा कर्मियों को भ्रम में डालकर ये संदिग्ध योगी के करीब पहुंच गए। इनमें से कुछ तो सीएम योगी के पास जाने की कोशिश भी कर रहे थे, हालांकि समय रहते सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। जानकारी सामने आते ही हापुड़ से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सीएम ऑफिस ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए और योगी के सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी समीक्षा शुरू कर दी। सीएम ऑफिस ने साफ किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। दरअसल सीएम योगी को Z+ हाईटेक सुरक्षा मिली। एसपीजी के बाद सुरक्षा का सबसे बड़ा घेरा Z+ सिक्योरिटी होता है। इसमें 10 NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 55 लोग होते हैं। किसी अनधिकृत या संदिग्ध का घेरा तोड़ना नामुमकिन माना जाता है। फिर भी कुछ संदिग्ध लोग कैसे सीएम योगी के पास तक पहुंच गए, अब इस बात की जांच हो रही है कि यह महज लापरवाही है या इसके पीछे कोई साजिश थी। जांच होने के बाद जो कमी पाई जाएगी उसके बाद एक्शन होगा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं बॉर्डर पर पाकिस्तान की हिमाकत दिखाता हूं। पाकिस्तान को बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, शहबाज शरीफ फ्लाइट पकड़ के सऊदी अरब पहुंच गए। इससे पहले शहबाज सऊदी गए थे, वहां बड़ी डील करके आए थे, परमाणु सुरक्षा की गारंटी देकर आए थे और अब वो डील इतनी बड़ी है कि अपने सैनिक सऊदी अरब भेजेंगे और सऊदी अरब बदले में इन्हें पैसा देगा। फिर शहबाज पहुंचे हैं सऊदी अरब। जरा ये जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई जिस पर भारत ने जवाब दिया है वो किस जगह पर, ये आप मैप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का, और ये बॉर्डर आप देख रहे हैं ऊपर लीपा वैली,
ये वो जगह है जहां पर फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से और भारत ने फौरन पलटवार किया है। पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को दरअसल गलतफहमी थी, उन्हें लग रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत शायद वैसे जवाब नहीं देगा, लेकिन उससे बड़ा जवाब मिला। 26-27 अक्टूबर की रात पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। लीपा घाटी क्षेत्र में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। लीपा घाटी पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पर्वतीय घाटी है। यह भारत पाकिस्तान के बीच संवेदनशील नियंत्रण रेखा पर स्थित है और इसकी वजह से यह अक्सर दोनों ओर से गोलीबारी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पाक ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई और मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोनों तरफ से देर रात तक भारी गोलीबारी जारी रही और हालांकि दोनों तरफ से किसी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई को दोनों देशों में सीजफायर हुआ था। तब यह तय हुआ था कि दोनों तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ने पुरानी आदत की तरह सीजफायर तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने हर बार की तरह इस बार भी करारा जवाब दिया। दूसरी तरफ सेना के साथ ही पाक पीएम भी जबरदस्त बेइज्जत हो गए। शाहबाज ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक फर्जी पोस्ट किया। इसमें कश्मीर को पाक का हिस्सा बताते हुए भारत को आक्रमणकारी कहा और दावा किया कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनके उस पोस्ट को ही झूठ करार दे दिया। फैक्ट चेक में शाहबाज का दावा भ्रामक करार दे दिया उस सोशल मीडिया ने। किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती है। कतर के दोहा में बातचीत हुई, इस बातचीत के बाद लगा जंग रुक जाएगी। उसके बाद तुर्की में बातचीत हुई, लेकिन तुर्की में बातचीत फेल हो गई है। जी हां, खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बात हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। पाक अफगान में सीजफायर की तमाम कोशिशें नाकाम रही। कई दौर की बैठकों के बाद भी दोनों देश बेनतीजा रहे। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बड़ी मीटिंग की गई, लेकिन यह मीटिंग ठोस नतीजे पर पहुंचे बिना खत्म हो गई। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का रवैया सहयोग भरा नहीं है। वार्ता के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुद्दों पर पीछे हटते रहे। दावा अफगानिस्तान ने पाक से हवाई हमले रोकने की मांग की और साथ ही पाक की अमेरिका को भी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करने दें, यह कहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान पहले कुछ शर्तों पर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधि को एक फोन कॉल आया और फिर पाकिस्तानी पक्ष स्वीकार की गई शर्तों से पीछे हट गया। दावा है कि पाक ने भी यह माना है कि अमेरिका से ड्रोन अटैक का समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत वो हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से उसे रोक नहीं सकता है और ना अमेरिका के साथ इस समझौते को तोड़ सकता है। यानी साफ तौर पर पाकिस्तान अमेरिका के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस अफगानिस्तान पाकिस्तान के समझौते को फिर अटका दिया है। अब सवाल यह है कि सोचिए, देश जंग में जूझ रहा है। बलूच मार रहे हैं, अफगान मार रहा है, टीटीपी मार रहे हैं और दो चार छोटे छोटे संगठन है वो भी पीट रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पहुंच गए सऊदी अरब में डील करने, सऊदी अरब में पैसा लेने, जिससे मुल्क फिर से रफ्तार पर आए, पटरी पर आए, कुछ इंतजाम और जुगाड़ हो जाए। अब देखिए जरा शाहबाज क्यों गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रियाद में प्रिंस बिन सलमान से शाहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर बात हुई और यह दौरा आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि बिन सलमान के कई ऐलान पाक को आर्थिक सहायता देंगे। सऊदी ने पाक को $1 अरब की तेल सुविधा की घोषणा की। यह पैसा पाकिस्तानी करेंसी में करीब 29,000 करोड़ रुपए होगा। साथ ही सऊदी स्टेट बैंक ऑफ पाक में $5 अरब बढ़ाएगा। इसमें दिसंबर तक $2 अरब पाकिस्तान को मिल जाएगा, जबकि $3 अरब की अगली किस्त जून 2026 में मिलेगी। इस सहायता के लिए शाहबाज ने बिन सलमान का शुक्रिया किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, रियाद में बड़ा सम्मान, खुशी महसूस हो रही। मैंने दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने के लिए सऊदी प्रिंस का आभार जताया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। तूफान आया, मुसीबत लाया। तूफान की आहट दिखाई दे रही है। समंदर की लहरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण तूफान तट तक पहुंच चुका है।
तूफान समुद्र के तट तक पहुंच रहा है, इसलिए देखिए लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। समंदर किनारे से जो लोग वहां मौजूद थे, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे और समंदर के बीच से लोगों को हटा रहे हैं। समंदर खाली कराया जा रहा है, उसका तट, लोगों को हटाया जा रहा है समंदर किनारे से। जो परिवार, जो बच्चे, जो फैमिली वहां मौजूद है, उन्हें हटने को कहा गया है। बाकायदा कोस्टल एरियाज में, किनारों पर भारतीय तट रक्षक बल खुद ऐलान कर रहा है और जो नाविक हैं उन्हें भी ऐलान कर रहा है। और से एक महत्वपूर्ण सूचना है, समुद्र में तूफान आने वाला है। कृपया सभी मछुआरे अपनी बोट के साथ नजदीकी बंदर की तरफ वापस लौट जाए। मच्छी बोट, मच्छी बोट, मच्छी बोट, मच्छी बोट, मच्छी बोट, मच्छी बोट। भारतीय तटरक्षक की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना है, समुद्र में तूफान आने वाला है। कृपया सभी मछुआरे अपनी बोट के साथ नजदीकी बंदर। और देखिए इस तरह के ऐलान के बाद पूरी तरफ सारी आपको नाव ही नाव नजर आ रही है, बोट्स नजर आ रही हैं। तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। लेकिन ये जो तूफान आ रहा है, ये तूफान देश के कई बड़े शहरों, कई राज्यों को भी प्रभावित करने वाला है। किस राज्य में इस तूफान का क्या असर होने वाला है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तूफान मोथा का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ, गोरखपुर समेत 11 जिलों में बारिश हो रही है। मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छा गए हैं। मौसम में बदलाव की वजह से तापमान में कमी आई। तूफान के असर से यूपी में 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। राजस्थान, दक्षिण भारत के तूफान का असर उत्तर के रेगिस्तान में। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर, उदयपुर समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तूफान और बारिश की वजह से तापमान 8 डिग्री तक गिर गया है। मध्य प्रदेश से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, पर बारिश फिर होने लगी है। मोथा तूफान की वजह से पूरे एमपी में आंधी और बारिश हो रही है। इस वक्त ग्वालियर में 24 घंटे से पानी बरस रहा है। उज्जैन में खेत डूब गए। 3 दिन छत्तीसगढ़ में देखिए 3 दिन तक चक्रवात मोथा का असर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में भारी बारिश हो रही। बस्तर, दंतेवाड़ा इलाके में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान मोथा का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं है तो वो आंध्र प्रदेश है। राज्य में भारी बारिश हो रही है, कई पेड़ गिर गए हैं। तूफान हवा चल रही है और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान हवा के दौरान समंदर के किनारे खाली कराए गए। विशाखापट्टनम से 32 और विजयवाड़ा से 16 उड़ानें रद्द हैं। हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से भी बात की। ओडिशा, करीब 110 किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवाएं चल रही। ओडिशा के 8 जिलों में रेड अलर्ट है। स्कूल बंद कर दिए गए। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और राज्य की 128 टीमें लगाई गई हैं। मतलब मोथा को देखते हुए 5000 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अभी भी क्या स्थिति है, जो समुद्र के किनारे जिनके घर हैं, जो रहते हैं, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। वहां गलियों में ऐलान हो रहा है, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। చాలా వ్యవస్థంగా ఉంది, హై స్కూల్ ఉన్నది, కార్పల్ సిటీ ఉన్నది, అన్ని తరగతి మేము ఏం చేయలేం, భోజనాలు ఏర్పాట్లు అన్ని కూడా ఫంక్షన్ ఫీజ్ అవుతుంది, లేదా వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయడం కూడా అవుతుంది। కాబట్టి మీరు వెళ్ళకుండా ఊర్లలో ఉండండి దయచేసి। इसके अलावा बहुत से घर जो किनारे थे वो ढह गए हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं जो कई घरों को नुकसान पहुंचाया। देखिए तूफान आया और बड़ी मुसीबत लाया। दक्षिण भारत में आया तूफान मोथा बड़े खतरे में बदल गया। तूफान के असर से तेज हवाएं चल रही हैं, घर और पेड़ उखड़ गए हैं। समंदर में 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोग खौफ में हैं। सबसे ज्यादा असर आंध्र, उड़ीसा, बंगाल और तमिलनाडु पर है। खतरे को देखते हुए 50,000 लोग सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाए गए हैं। 120 से ज्यादा ट्रेन और 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पुरी और तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलर्ट है। दक्षिण भारत में आए तूफान का असर आधे हिंदुस्तान पर दिख रहा है।
यूपी, बिहार से महाराष्ट्र और राजस्थान तक आंधी और बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान या साइक्लोन का नाम रखने की दरअसल एक प्रक्रिया है, इसका नाम मोथा है। भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड समेत 13 देश हैं जो नाम रखते हैं तूफान का। इन देशों ने तूफान के 169 नाम की एक लिस्ट बना ली। साइक्लोन का नाम छोटा और याद रखने लायक होना चाहिए। इस बार साइक्लोन यानी चक्रवात मोथा नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में मोथा का मतलब होता है सुगंधित फूल। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी से बनने वाला घूमता हुआ तूफान होता है। भारत में यह अक्सर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। इसके असर से हवाएं 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं। मोथा को सीवियर साइक्लोन यानी गंभीर स्तर का तूफान भी कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। 26 में से 23 जिलों के लिए अलर्ट डाला गया है। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इस तरीके के अलर्ट सायरन के साथ सारे लोगों के, जो भी इस तटीय जिले में रहने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को एक अलर्ट मैसेज मिल रहा है सायरन के साथ। इन तटीय जिलों के खासतौर पर कोनासीमा है, ईस्ट गोदावरी, पूर्वी गोदावरी जिला है, काकीनाडा जिला है, विशाखापट्टनम जिला है। इन सारे जिलों में वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही इस दौरान 8:30 बजे के बाद आज रात से उनको अलाउ किया जाएगा चलने को। बाकी सारे वाहनों को मना कर दिया गया है, किसी भी तरीके का ऑपरेशन से मना कर दिया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ देखिए कई राज्यों में बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन दिल्ली में बारिश का इंतजार हो रहा है कि बारिश आ जाए तो प्रदूषण कम हो जाए। क्लाउड सीडिंग का दूसरा राउंड दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात क्या हैं? एक यूआई बता रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है दिल्ली में धुंध है। अभी धुंध और बढ़ेगी क्योंकि कोहरा बढ़ेगा तो स्मॉग हो जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, एक तस्वीर में आपको दिखाऊं। क्लाउड सीडिंग की तैयारी की गई। इस तरह से विमान आता है आसमान में, इस तरह से केमिकल का छिड़काव करता है और फिर बादल बारिश करते हैं। इसके लिए देखिए क्या किया गया है। बाकायदा एक विमान मंगाया गया, छोटा विमान जो कि कानपुर से मंगाया गया, कानपुर आईआईटी से ये दिल्ली आया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये विमान कानपुर में खड़ा था। उसके बाद मेरठ रुका है, फिर मेरठ होते हुए दिल्ली आया। अब देखिए जरा कहां से क्लाउड सीडिंग होती है। ये इसके विमान के पर आप देख रहे हैं, ये वो विमान है जब क्लाउड सीडिंग हो रही थी हवा में। आप देख रहे हैं इसके पर में देखिए कुछ पॉकेट्स लगे हुए हैं। यही केमिकल है जिनका छिड़काव किया जा रहा है आसमान में। ये छिड़काव केमिकल का है। ये केमिकल जब आसमान में छिड़क दिया जाता है तो जो बादल है, वो बादल में जो नमी है, वो नमी बरसनी शुरू होती है बूंदों की शक्ल में और फिर बारिश होती है। बारिश करने का कृत्रिम तरीका है, आर्टिफिशियल। ये देखिए जब ये विमान टेक ऑफ हुआ है, अब देखिए जरा क्या हुआ है आज इस क्लाउड सीडिंग में। कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की गई और इसके लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भरी। दिल्ली में 2 राउंड में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया है। पहला राउंड जमीन से करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें 18.5 मिनट तक 6 सीडिंग फ्लेयर इस्तेमाल किए गए। क्लाउड सीडिंग का दूसरा राउंड शाम करीब 4 बजे शुरू हुआ, जिसमें 5000 फीट की ऊंचाई पर 8 राउंड फ्लेयर का इस्तेमाल हुआ। क्लाउड सीडिंग 46 किलोमीटर लंबाई और 6 किलोमीटर चौड़ाई इसका दायरा रहा, जहां यह विमान को उड़ाकर केमिकल छिड़का गया। 24 अक्टूबर को भी आईआईटी कानपुर की टीम ने ट्रायल किया था। अब आपको बताऊं ये जो क्लाउड सीडिंग है ये क्या होता है, इसके जरिए कैसे बारिश होती है। ये देखिए जरा आपके लिए एक मॉडल। ये ऊपर विमान उड़ रहा है, ये विमान बौछार करते हुए आसमान से जाएगा। सबसे पहले हल्के बादलों में क्लाउड सीडिंग की जाती है। क्लाउड सीडिंग बादलों में बारिश के बीच बोने जैसा प्रक्रिया है।
फिर यह पता लगाया जाता है कि बादल किस दिन रहेंगे, यानी जिस दिन ये क्लाउड सीडिंग की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, उस दिन नमी होनी भी जरूरी है बादलों में। यह पता किया जाता है कि बादल, अगर बादल है तो कितनी ऊंचाई पर बादल है। यह भी पता लगाया जाता है कि बादल में पानी की मात्रा कितनी है। फिर बीज के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल छिड़के जाते हैं। केमिकल को एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों पर पहुंचाया जाता है और यह केमिकल बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देते हैं। जो नमी होगी उसे जमा देंगे और जब नमी जम जाएगी तो बर्फ के छोटे टुकड़े आपस में जमकर बर्फ का गोला बन जाएंगे। बर्फ के गोले की वजह से बादल भारी हो जाएगा और फिर बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही आर्टिफिशियल बारिश कह लीजिए, कृत्रिम बारिश कह लीजिए। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का होना जरूरी है। बादल बनाए नहीं जाते हैं बल्कि उनमें नमी बढ़ाई जाती है और सबसे ज्यादा कृत्रिम बारिश दुबई और चीन में कराई जाती है। अब माना जाता है 2 घंटे में बारिश हो जानी चाहिए। 2 घंटे में बारिश नहीं हुई क्योंकि बताया गया कि बादलों में नमी कम थी। नमी 40% होनी चाहिए, नमी 20% थी। अब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, सुनिए जरा बीजेपी और आपको। मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टिस अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 सॉर्टिस, 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। कोई बारिश का कोई दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। और जो 1-2 बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों, इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक जरूरी खबर, बहुत सी गाड़ियां देश की राजधानी दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगी। कौन सी वो गाड़ियां आपको बताऊं। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS6 कमर्शियल वाहनों की एंट्री होगी। BS6, BS4 वाहनों को 31 अक्टूबर तक दिल्ली आने की छूट है। यानी जिनकी गाड़ी BS4 है और कमर्शियल है वो गाड़ी 31 अक्टूबर तक दिल्ली में घुस सकती है। 31 अक्टूबर के बाद दिल्ली में एंटर नहीं होगी कमर्शियल गाड़ी। यह नियम सिर्फ दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर लागू होगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 कमर्शियल वाहनों को छूट होगी। निजी गाड़ियों को भी इस प्रतिबंध में छूट होगी। सभी चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। BS6 गाड़ियों का निर्माण वो है जो 1 अप्रैल 2020 के बाद, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच की जो गाड़ियां हैं 2020 के तक, वो BS4 गाड़ियां हैं। यानी आपने अगर 2020 तक गाड़ी खरीदी है मार्च 2020 तो आपकी BS4 गाड़ी है। कमर्शियल है तो दिल्ली में एंटर नहीं होगी। नॉन कमर्शियल BS4 डीजल गाड़ियों के लिए खास निर्देश है। BS4 डीजल गाड़ियों के लिए दिल्ली में एंट्री पर 1 साल की छूट मिलेगी। 31 अक्टूबर 2026 तक BS4 डीजल गाड़ियां दिल्ली में आ सकती हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण काबू करने के लिए यह कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बिहार लिए चलते। बिहार के रण में तेजस्वी प्रण। बिहार चुनाव में अब घोषणा पत्रों का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया, इसके बाद एनडीए का घोषणा पत्र आएगा। देखिए जरा तेजस्वी का जो घोषणा पत्र था, तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। यह घोषणा पत्र, इसका नाम है तेजस्वी प्रण। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में ही उनका नाम शामिल है, यानी तेजस्वी ने जो प्रण लिया है। लेकिन बड़ी बात यह, घोषणा पत्र था और घोषणा पत्र जारी करते वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं था। बीजेपी सवाल उठा रही, न राहुल गांधी थे, न कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा थे। मैं आग्रह करूंगा सभी मंचस्थ नेतागण से कि बिहार के वोटरों सुन लो भाई, वादे सुन लो, 1 2 नहीं पूरे 20 सुन लो। सबसे पहले सबसे बड़ा वादा सुनो, 20 दिनों में हर घर के एक सदस्य को नौकरी का वादा है। वक्फ कानून में रोड़े अटकाने का भी इरादा है।
नाम है महागठबंधन, घोषणा पत्र हो गया तेजस्वी का रण। मंच पर नहीं दिखे राहुल, न ही मौजूद रहे मल्लिकार्जुन। बड़ी है चुनौती, बड़ा है रण, लेकिन सवाल लाख टके का है, क्या मिल पा रहा है मन? अब देखिए जरा क्या वादे हैं तेजस्वी के घोषणा पत्र में। पहला वादा, 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा वादा, वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होने देंगे। तीसरा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ा देंगे। चौथा, 200 यूनिट फ्री बिजली। पांचवा वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। छठा, जीविका दीदियों को नियमित किया जाएगा, जीविका दीदियों के लोन माफ होंगे और संविदा कर्मी नियमित किए जाएंगे। आईटी पार्क, SEZ को विकसित करेंगे, बेटी और माई योजनाओं को लागू किए जाएंगे। ये 10 वादे हैं। लेकिन तेजस्वी ने वादा किया तो तेजस्वी क्या कह रहे हैं, और देखिए जरा उन पर बीजेपी सवाल उठा रही। तेजस्वी ने कहा, हमारा प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है, प्राण झोंक कर भी प्रण पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कह रहे हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। उन्हें बताना होगा कि पैसा कहां से आएगा। 15 साल के लालू राज की भी जानकारी देनी होगी। पवन खेड़ा ने कहा, विस्तृत चर्चा के बाद इसे बनाया गया है, इसमें वही वादा है जो किया जा सकता है, हजारों से चर्चा के बाद तैयार किया गया है। चिराग पासवान ने कहा, शुक्र मनाइए, एक ही सदस्य को नौकरी का वादा किया है, यह भी कह सकते थे हर बिहारी को सरकारी नौकरी दे देंगे। सुनिए जरा सियासतदानों, कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा। हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है, और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था तो लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, जंगल राज नहीं चाहते हैं, और बिहार के लोग अपना और बच्चों का भविष्य चाहते हैं। आप जो भी वादा कर लें, इस वादे के उस भ्रम जाल में बिहारवासी आने वाले नहीं हैं। 2025 के चुनाव में आपका सुपड़ा साफ होगा और एनडीए की सरकार शानदार बहुमत के साथ बनेगी। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। जो भी मिला है वो गठबंधन में सबके सहमति से हुआ है, और अभी हम लोग चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं। आज संकल्प पत्र भी हमने जारी किया है और कई सभा हमने ऑलरेडी कर चुका है, और कल से हमारा 10-10, 12-12 कार्यक्रम पर डे है। तो अभी हम लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है, और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सबका एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। राहुल गांधी जी का यदि यह मैनिफेस्टो है तब तो समझिए कि हर परिस्थिति में यह होके रहेगा। तो बिहार में एक और लड़ाई है। दो बड़े नेता आपस में क्यों भिड़ गए बिहार में, क्योंकि बिहार में इस वक्त कौन किसका कितना वोट खींच पाएगा, यह भी लड़ाई चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव मैदान में है तो महागठबंधन को भी डर है, प्रशांत किशोर भी चुनाव मैदान में है तो प्रशांत किशोर को भी डर है कि जिस वोट की उम्मीद वो लगाए बैठे हैं वो भी कहीं ओवैसी ना ले जाए। तो देखिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी और प्रशांत किशोर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रशांत किशोर सीमांचल में लगातार ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। किशनगंज में उन्होंने कहा ओवैसी अपना हैदराबाद संभाले। बाहरी नेताओं का सीमांचल में भ्रम फैलाना जनता के हित में नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा सीमांचल का नेतृत्व तो सीमांचल के बेटे ही करेंगे। किशनगंज के बाद पीके ने अररिया में भी ओवैसी पर टिप्पणी की है।
उन्होंने कहा ओवैसी और बीजेपी चाहते हैं कि मुस्लिम इकट्ठा होकर लड़ें। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से बीजेपी से नहीं डरने की अपील की। प्रशांत किशोर की पार्टी ने 34 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं एमआईएम ओवैसी की पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उसमें से 23 मुस्लिम हैं। ओवैसी के सीमांचल की 24 में से 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एमआईएम ने 2020 में सीमांचल में 5 सीटें भी जीती, लेकिन बिहार में 1.24% वोट भी उन्हें मिले। करीब 11% मुसलमानों ने एमआईएम को वोट किया था। दरअसल 4 जिलों का सीमांचल बिहार का मुस्लिम बहुल इलाका है और यही वजह है कि वहां प्रशांत किशोर को लग रहा है कि जो वोट उनको मिल सकता है वो भी ओवैसी ले जाएंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। आप अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। लोग इल्जाम लगाते, हमको कोई फिक्र नहीं है, मगर हमारा एक ही ख्वाब है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले देखना चाहती हैं कि भारत की जमहूरियत और मजबूत हो, और मजबूत ऐसे होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज को उनकी अपनी सियासी लीडरशिप होगी। तो बिहार की चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो रही है। वो तस्वीर आप देख रहे थे कैसे खुद प्रशांत किशोर ओवैसी पर हमला कर रहे हैं कि हैदराबाद का किला देखो, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ओवैसी प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं। अब बारी है लाइफ का फंडा की। आलोचना और नाकामी जिंदगी में कामयाबी के ये 2 सबसे बड़े शिक्षक हैं। इन्हीं से सबक लेकर बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी और सबसे अमीर शख्स बने। बिल गेट्स की बचपन से ही कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में रुचि थी। जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वो कंप्यूटर से खेलते। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हाई स्कूल भी उन्होंने नहीं किया और स्कूल छोड़ दिया। वो अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहे थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। दोस्त, परिवार सबने मना किया। बिना डिग्री लिए सॉफ्टवेयर कंपनी खड़े करने पर आलोचना होने लगी। लोग सवाल उठाते थे ये खास करेगा, लेकिन आलोचना और सवाल को बिल गेट्स ने ताकत बनाया। कई सालों के संघर्ष के बाद माइक्रोसॉफ्ट को सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया और 31 साल की उम्र में ही वो अरबपति बन गए और फिर लगातार 13 साल तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे। 70 साल की उम्र में भी बिल गेट्स खासे सक्रिय हैं। करीब 11,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। बिल गेट्स ने अपने संघर्ष और सीख से बड़ा फंडा दिया। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते भी हैं तो ये आपकी गलती है। ये बताता है आपने खुद को संवारने और सुधारने की पूरी कोशिश नहीं की। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।